Hi guys, welcome back to the channel Vijay Education to the Daily Hindi News and Editorial Analysis of 12th of February 2026। तो दोस्तों आज है 12 फरवरी 2026, डे है थर्सडे। तो आज हम द हिंदू न्यूज़पेपर का कंप्लीट एनालिसिस करेंगे। बट लेक्चर में आगे बढ़ने से पहले अगर लेक्चर पे नए हो तो लेक्चर को लाइक करके चैनल सब्सक्राइब कर दो। बिकॉज आज हमारे पास बहुत सारे आर्टिकल हैं और बहुत सारे आर्टिकल है और इम्पोर्टेंट सब आर्टिकल है। तो हम अपनी बिना टाइम वेस्ट किए अपनी पहली आर्टिकल को करते हैं स्टार्ट। तो हम मेरा पहला आर्टिकल आज है वाइल्ड लाइफ बॉडी BNHS। इंपॉर्टेंट है, वाइल्ड लाइफ बॉडी BNHS। इसका भी फुल फॉर्म देखने वाले हैं। टू रिलीज 6 क्रिटिकली इंडेंजर वल्चर्स के बारे में आपको पिछले वीडियो में पढ़ाए थे मैंने कि पिछले मंथ के वीडियो में वल्चर्स के बारे में, गिद्धों के बारे में, कि गिद्ध की संख्या बहुत ही ज़्यादा मात्रा में बहुत ही लगातार कम हो रही है। अब उसका कारण था डाइक्लोफेनाक जो एक दवाई था जिसके कारण गिद्धों के लंग्स पर असर पड़ता था। जो डाइक्लोफेनाक यूज होता है मवेशियों के इलाज में, मवेशियों का इलाज करने में डाइक्लोफेनाक का यूज होता है। और जिसके कारण क्या हो रहा था कि मवेशी अगर मरते हैं तो उसको गिद्ध वल्चर खाते हैं, तो वल्चर का क्या हो रहा था कि गुर्दे जो होते हैं ना वो डैमेज हो रहा था, जिसके कारण वल्चर काफ़ी ज़्यादा मात्रा में इंडेंजर स्थिति में आ गए थे। क्रिटिकली इंडेंजर मतलब अत्यंत संकटग्रस्त में आ गए थे। लेकिन ये जो BNHS है इसने क्या किया कि गिद्ध को एक डोमेस्टिकली पाला, ठीक है। और पाल के क्या किया कि असम में 2026 में इसको रिलीज करेगा ताकि गिद्ध की संख्या फिर से पुनर्बहाल किया जा सके भारत में। ओके। और गिद्ध हमारे पर्यावरण का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, हमारे पारिस्थितिकी इकोसिस्टम का। तो ये है हमारे पास। तो न्यूज़ का बैकग्राउंड क्या है कि भारत के प्रमुख वन्य जीव अनुसंधान संगठन बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी, जो अभी BNHS बताया था ना, उसका फुल फॉर्म होता है बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी। तो उसके द्वारा क्या किया गया कि जनवरी 2026 में असम में 6 कैपिड ब्रीड मतलब कैद में पाले गए। अब कहाँ ये पाला गया? कैपिड ब्रीड में कैद में पाला गया। कहाँ पाला गया? BNHS में, बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी। ये एक बॉडी है, इसमें गिद्धों को पाल के बड़ा किया गया और असम के जंगलों में इसको छोड़ा जाएगा, ठीक है। तो इसमें 3 नर और 3 मादा, ताकि वो उसका प्रजनन आगे बढ़ सके और गिद्धों की पुनर्बहाल किया जा सके, ठीक है। और दवाई पर तो रोक लगा ही, डाइक्लोफेनाक दवाई को मवेशियों में यूज नहीं करना, लेकिन उसका गैर जिम्मेदाराना तरीके से यूज हो रहा है ब्लैक में, तो वो कारण है। तो ये कहने का मतलब जो 6 गिद्ध है ना वो उसको क्या है, कैपिड ब्रीड है। कैपिड ब्रीड कहने का मतलब कि कैद में पाला गया है उन 6 गिद्धों को, जो बेहद संकटग्रस्त गिद्धों में वो छोड़ने की योजना है। और इन गिद्धों को छोड़ा जाएगा जिसमें कि 3 नर हैं और 3 मादा है। और प्रजातियां कौन सी प्रजातियां के, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्जाम 1 लाइनर एग्जाम में जो क्वेश्चन आएगा प्रजातियां से भी आएगा और हमारे UPSC प्रीटी के लिए भी काफ़ी रेलिवेंट है यहाँ पे। तो सिलेंडर बिल्ड गिद्ध, वाइट रपंड गिद्ध और आयु 2 से 3 वर्ष इसका। और पाला कहाँ गया था इसको, जैसे कि अभी मैंने बताया BNHS। तो ये क्या है? गिद्ध संरक्षण प्रजनन केंद्र, बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी। तो इसका फुल फॉर्म हो गया। तो गिद्ध संरक्षण प्रजनन केंद्र, यहाँ पे क्या किया जाता है, गिद्धों का संरक्षण के लिए प्रजनन किया कराया जाता है, उसको पाला जाता है। अब जब देख लिया कि हो गया वो बड़ा तो उसको जंगलों में जाके छोड़ा जाता है, वो भी निगरानी में, ठीक है। तो BNHS अब तक भारत के अपने केंद्रों में 800 से अधिक गिद्धों का सफल प्रजनन कर चुका है। अभी तक का अगर हिस्ट्री देखें हम बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी का, तो कि 800 से ज़्यादा गिद्धों का सफल प्रजनन कर चुके हैं, मतलब ये प्रजनन करके उसको पाल के जंगलों में छोड़ चुके हैं, ठीक है। ये है इसका बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री का रिकॉर्ड। अब यहाँ पे है कामरूप और विश्वनाथ जिलों का चयन क्यों किया गया, मतलब ये जो BNHS है ये कहाँ पे है? महाराष्ट्र में है ये, बॉम्बे में। तो कहाँ पे है? कामरूप जिले में और विश्वनाथ जिले में। और यही इन्हीं दोनों जिलों में इसका चयन क्यों किया गया कि यहीं पे गिद्ध को पाल के हम बड़ा करेंगे, क्यों? तो यहाँ के प्रोफेसर डॉक्टर सचिन रनाडे बताते हैं कि ये जिले जो हैं, कौन कौन जिले? कामरूप और विश्वनाथ जिले जो हैं, इन प्रजातियों के स्वाभाविक वितरण क्षेत्र से आते हैं। मतलब स्वाभाविक वितरण क्षेत्र मतलब जो गिद्ध का जो वातावरण है रहने का ना, तो ये दोनों जिला काफ़ी गिद्धों को सूट करता है, इसलिए यहाँ पे पाला जाता है। ये कहने का यही मतलब हुआ, ठीक है दोस्तों। यहाँ पहले से छोटे गिद्ध मौजूद रहते हैं जिन्हें अनुकूल सामान होता है।
अनुकूल सवाल मतलब जैसा कि जंगल का वातावरण है वैसा ही वातावरण यहाँ पे होता है कामरूप और विश्वनाथ जिलों में। छोड़ने में पहले अभिक्रिया आती है, लगभग 3 महीनों में सॉफ्ट रिलीज होता है। मतलब वहीं पे सॉफ्ट रिलीज करने का मतलब कि ये उन्हें प्राकृतिक वातावरण के अनुकूल में मदद करता है, ठीक है। और वे अन्य गिद्धों का व्यवहार सीखते हैं यहाँ पे, जहाँ पे उनको पाला जा रहा है बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी में। अन्य मृत भक्षी जीव भी वहाँ होते हैं, जिसके कारण गिद्धों को भोजन भी मिलता है और भोजन पहचानने के संकेत मिलते हैं। मृत भक्षी जीव गिद्ध एक्चुअली में है क्या, गिद्ध ओरिजिनली कि वो मृत भक्षी जीव है, वो मरे हुए जानवरों को ज़्यादा खाना पसंद करती है। तो कामरूप और विश्वनाथ जिलों में वहाँ भोजन पहचानने को संकेत मिलते हैं, क्यों? क्योंकि वहाँ पे मृत भक्षी जीव ज़्यादा है। ओके, और उसके बाद उन्हें जंगल में छोड़ा जाएगा। ये रहा उसके जंगल में छोड़ा। BNHS जो है बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी एवं वन विभाग द्वारा निगरानी की जाएगी जंगल में छोड़ने के बाद, दोनों के तरह छोड़ने के बाद। ये नहीं कि उसको, अब यहाँ मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ देखते हैं कि जिन प्रजातियों को छोड़ा जाएगा उनके बारे में, जो गिद्ध को पाला और जिन प्रजातियों को छोड़ा जाएगा। तो इसमें से पहला प्रजाति इसमें है सिलेंडर बिल्ड गिद्ध। ये मुख्यतः असम और पूर्वोत्तर भारत में पाया जाता है, ठीक है। और इसका सिलेंडर बिल्ड गिद्ध जो है, इसका IUCN स्टेटस देखते हैं कि अत्यंत संकटग्रस्त, ये क्रिटिकली इंडेंजर्ड है। दूसरा प्रजाति इसका है वाइट रम्प्ड गिद्ध, ये पूरे भारत में पाया जाता है। ये 2 प्रजाति इसका मुख्य है, ठीक है दोस्तों। अब यहाँ पे हम देखेंगे कि दुनिया सबसे संकटग्रस्त गिद्ध प्रजातियों में से एक है। दुनिया की सबसे संकटग्रस्त प्रजातियों में से गिद्ध प्रजाति एक है। मतलब दुनिया में बहुत सारे जानवर संकटग्रस्त में है, ठीक है, लेकिन उसमें सबसे ज़्यादा संकटग्रस्त जो वो गिद्ध है। मतलब डाइक्लोफेनाक जो यूज हुआ है ना, बहुत तगड़ी तरीके से यूज हुआ है, जिसके कारण गिद्ध का ये हाल है आज। तो क्वेश्चन होता है कि भारत में गिद्ध क्यों घट रहे हैं, तो इसका मुख्य कारण यही है डाइक्लोफेनाक विषाक्तता। डाइक्लोफेनाक जो दवाई होता है वो मवेशियों को दिया जाता है, जिसके कारण अगर बाई चांस मवेशी की मृत्यु होती है तो गिद्ध का तो नेचर ही है, वो मृत भक्षी है गिद्ध, वो मरे हुए जानवरों को खाना पसंद करता है। तो डाइक्लोफेनाक यूज जिस जानवर में हुआ है, अगर उस जानवर को वो गिद्ध खाते हैं तो उसके फेफड़ों में, उसके गुर्दों में, लंग्स में क्या हो जाएगा, दवाई क्या करेगा, असर करेगा, जिसको सांस लेने में तकलीफ होगा उसको, गिद्ध को, और वो काफ़ी उसकी संख्या कम होने लग जाएगी, ठीक है। हमारा पहला आर्टिकल ख़त्म होता है। आई होप कि पूरा आर्टिकल समझ में आया होगा। अब हम सेकेंड आर्टिकल स्टार्ट करते हैं। हमारा सेकेंड आर्टिकल आज है इसरो के बारे में। बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल है आज इसरो। देखो, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इसने क्या आइडेंटिफाई किया है, क्या आइडेंटिफाई किए, जगह का स्थान, साइट आइडेंटिफाई किया फॉर चंद्रयान 4 मिशन के लिए। जैसे कि आपको पता है कि चंद्रयान 2 जो हमारा सफल नहीं हुआ था, ठीक है, वो लैंडिंग में, तो चंद्रयान 3 हमारा सफल हुआ, जो कि चंद्रमा के साउथ पोल, मून के साउथ पोल पे जाके हम उतरे थे। तो वो उसके सक्सेस के बाद हम चंद्रयान 4 मिशन करने जा रहे हैं, ठीक है। तो चंद्रयान 4 मिशन लैंडर जो है, इसके लिए हम जगह, साइट जो कि स्थल होगा हमारा, किस जगह हम लैंड करेंगे लैंडर हमारा, तो उसके साइट्स को हम आइडेंटिफाई कर ले इसरो ने। तो उसी के बारे में ये खबर है, बहुत ही इंपॉर्टेंट खबर है। तो हिंदी में इसको देखते हैं कि चंद्रयान 4 के लिए प्रस्तावित लैंडिंग स्थल मॉन्स माउंट है। मॉन्स माउंटन है। मतलब कहने का मतलब कि चंद्रमा का जो चंद्रयान 4 मिशन है, उसका जो लैंडर उतरेगा, तो स्थल जो नाम है, उस स्थल का जो नाम है, उस स्थल का नाम क्या है, मॉन्स माउंटन। ये याद रखना है, इंपॉर्टेंट है वनडे एग्जाम के लिए, मॉन्स माउंटन, ठीक है। तो खबर में क्या था कि इन न्यूज़ में था कि हाल ही में इसरो के स्पेस एप्लीकेशन सेंटर SAC, स्पेस एप्लीकेशन सेंटर के वैज्ञानिकों ने मॉन्स माउंटन के चंद्रयान मिशन 4, जो भारत का पहला चंद्र नमूना वापसी मिशन होगा। बात क्या था कि ये जो मिशन होने वाला ना, ये बड़ा मिशन होने वाला है, क्योंकि ये वापसी मिशन है। वापसी मिशन मतलब चंद्रमा पे जाना, वहाँ से सैंपल इकट्ठा करना, फिर उसको वापस पृथ्वी पे आना। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट मिशन होने वाला है और बहुत ही बजट वाला। और तो ये जो वापसी मिशन है, लूनर सैंपल रिटर्न मिशन, इसको नाम दिया गया लूनर सैंपल रिटर्न मिशन। तो संभावित लैंडिंग स्थल के रूप में चिन्हित किया गया। और लैंडिंग स्थल कौन सा इसका, माउंटन, ठीक है, ये नाम दिया गया है। तो इससे पहले जो हमारे पास चंद्रयान 3 जो सफल हुआ, साउथ पोल पे जो गया हमारा चंद्रयान 3, तो वो क्या हुआ था, वो तो वहीं पे रह गया, लैंडर और रोवर हम भेजे हुए थे।
तो माउस माउंटेन क्या है, हम जगह के बारे में थोड़ा देख लेते हैं कि ये जगह एक्चुअली में क्या कहना चाहता है। चंद्रयान जो चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव है, साउथ पोल है, उसके पास स्थित एक पर्वत, आपको पता ही है कि चंद्रमा पे बहुत सारी खड्ड है, पर्वत है, बहुत अलग वहाँ उबड़ खबड़ भूमि है, ठीक है, समतल भूमि है नहीं। तो दक्षिणी ध्रुव जो चंद्रमा का साउथ पोल का, मून का साउथ पोल, उसके पास स्थित एक पर्वत है ये माउस माउंटेन। तो दक्षिणी ध्रुवीय परिक्षेत्र में साउथ सरकमपोलर रीजन SCR में स्थित है ये चंद्रमा का दक्षिणी ध्रुवीय पोलर। जैसे ये मान लो चंद्र हो गया, ये दक्षिणी ध्रुव, ये उत्तरी ध्रुव हो गया, ये दक्षिणी ध्रुव पर ये जगह है माउंट माउंटन, ये जगह को खोजा हुआ है हमारे चंद्रयान 4 मिशन के लिए। और जो जाएगा हमारा लैंडर, तो वो वहाँ पे मिशन करके वहाँ पे सैंपल इकट्ठा करके उसको वापस लौटना भी है, इसीलिए इसका नाम रखा गया वापसी मिशन, चंद्र नमूना वापसी मिशन, लूनर सैंपल रिटर्न मिशन। ओके, आई होप कि ऑल क्लियर। नाउ माना जाता है कि यह साउथ पोल जो एटकन बेसिन के किनारे स्थित है, साउथ पोल में एटकन बेसिन, चंद्रमा पे साउथ पोल एटकन बेसिन इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट। इसकी चोटी अपेक्षाकृत समतल फ्लैट है जो सुरक्षित लैंडिंग के लिए उपयुक्त है। होता क्या है कि चंद्रमा पे ना बहुत ही खड्ड है, जगह जगह पे खड्ड मिलेगा आपको, बड़ा बड़ा खड्ड मिलेगा, क्रेटर मिलेगा, ठीक है। तो उसके कारण क्या होता है, जो लैंडर हमारा जाता है तो वो सही से लैंडिंग नहीं कर पाता, कनेक्शन टूट जाता है, जैसे चंद्रयान 2 में हुआ था। तो चंद्रयान हम 3 सक्सेस किए थे ठीक से। तो अब चंद्रयान 4 के लिए हम पहले से जगह डिसाइड कर रहे हैं कि हम इस जगह उतारेंगे उसको, कि ताकि उसको लैंडिंग करने में, सैंपल इकट्ठा करने में कोई भी परेशानी ना हो। तो वही बिना परेशानी को देखते हुए उसने एक जगह चिन्हित किया जिसका नाम था माउस माउंटन। याद रखना, बार बार नाम मैं इसलिए ले रहा हूँ कि वीडियो देखते देखते ही आपको याद हो जाए, सुनते सुनते। माउस माउंटन चंद्रयान 4 मिशन के लिए जो जगह चिन्हित किया गया, जो रोवर हमारा लैंडर उतरेगा वहाँ पे चंद्रमा पे, तो उस जगह का नाम है माउस माउंटन। तो वो कहाँ है, चंद्रमा के साउथ पोल पे है, जो एटकन बेसिन के किनारे स्थित है। ये भी याद रखना है, एटकन बेसिन। इसकी चोटी चोटी कैसी है, इसकी समतल है। अब समतल क्यों चुना गया, क्योंकि लैंडर को उतरने में हमारा दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। साउथ पोल साउथ पोल एटकन बेसिन। अब ये साउथ पोल एटकन बेसिन को हम थोड़ा देखते हैं। जो चंद्रमा का सबसे बड़ा और सबसे पुराना बेसिन है ये साउथ पोल एटकन बेसिन, सौरमंडल की सबसे बड़ी ज्ञात प्रभाव संरचनाओं में से एक है। अरबों वर्ष पहले बना हुआ है। ये चंद्रमा की गहरी परत, क्रस्ट और संभवतः मेंटल सामग्री तक पहुंच प्रदान करता है। निष्कर्ष, इस क्षेत्र में नमूना लेना मतलब सौरमंडल के प्रारंभिक इतिहास को समझना है। मतलब ये कहने का मतलब, जो साउथ पोल का जो एटकन बेसिन है ना, तो एटकन बेसिन ये बताता है कि ये चंद्रमा का सबसे पुराना बेसिन है। अब सबसे पुराना बेसिन होने का मतलब, अगर वहाँ से हम सैंपल इकट्ठा करके उसको स्टडी करना हमारे वैज्ञानिकों को दिया जाता है, तो वो क्या पता लगाएंगे कि एक्चुअल में जो सौरमंडल है उसकी प्रारंभिक स्थिति कैसी थी, प्रारंभिक काल कैसा था इसका सौरमंडल का, हमारे सोलर सिस्टम का। तो वो पता लगाने के लिए अब आपको मन में सवाल होगा, क्या ये भारत ये मिशन करने वाला पहला देश बन रहा है? जी नहीं, इससे पहले US पहुंच चुका है, USSR पहुंच चुका है, चाइना पहुंच चुका है। अगर हमारा मिशन सक्सेस होता है तो हम 4th कंट्री बन जाएंगे चंद्रमा के साउथ पोल पे सैंपल इकट्ठा करके, ये साउथ पोल के एटकन बेसिन में, जिसको माउस माउंटन जगह पे हम लैंडिंग करने वाले 4th कंट्री बन जाएंगे। अब दक्षिणी ध्रुव क्यों महत्वपूर्ण है, क्यों महत्वपूर्ण है कि हम दक्षिणी ध्रुव पे ही जाना पसंद करेंगे, क्योंकि ये अस्थायी रूप से छाया वाले क्रेटर है, यहाँ छाया पड़ता है। अब छाया पड़ने का मतलब यहाँ सूर्य का रोशनी नहीं आता है, तो सूर्य प्रकाश नहीं पहुँचता है। सूर्य प्रकाश नहीं पहुँचने की वजह से यहाँ अत्यधिक ठंड रहता है, जिसमें लगभग 200 डिग्री सेल्सियस तक यहाँ तापमान रहता है। यहाँ जल बर्फ के भंडार होने की संभावना है। और वही बात है कि जल बर्फ का अगर सैंपल मिल जाता है तो हमारे पास जो चंद्रयान स्पेस एस्ट्रोनॉट होते हैं, हमारे स्पेस यात्री, अंतरिक्ष यात्री जो होते हैं, तो उसके लिए जल का सुविधा हो जाएगा, स्पेस में, ठीक है, अंतरिक्ष में, तो जल का सुविधा हो जाएगा। तो वो भंडार पता लगाने संभावना हो सकता है अगर वहाँ पे हम पहुँचेंगे दक्षिणी ध्रुव पे। तो चंद्रयान 4 का लक्ष्य क्या है, तो इसका मिशन का लक्ष्य है भूवैज्ञानिक इतिहास का पता लगाना, खनिज संसाधन और जल की उपस्थिति को ढूंढना, संसाधनों का वितरण कैसा चंद्रमा पे, ठीक है। अब वही बात है कि ओनली फ्यू कंट्री, जो कुछ ही देश हैं जो चंद्रमा के इस अचीव को, लूनार सैंपल रिटर्न को हम अचीव कर पाए। कुछ ही कंट्री, जैसे USSR हो गया, फिर USA हो गया, चाइना हो गया,
और अगर इंडिया पहुंचता तो हम 4th कंट्री बन जाएंगे जो चंद्रमा पर से साउथ पोल से जाके हम सैंपल इकट्ठा करके वापस लौट आएंगे। सैंपल रिटर्न मिशन होगा हमारा, उसको नाम है। ठीक है, ये हो गया हमारा सेकेंड आर्टिकल। सेकेंड आर्टिकल हो गया ख़त्म। नाउ वी डिस्कस आवर थर्ड आर्टिकल। थर्ड आर्टिकल में आगे बढ़ने से पहले एक इम्पॉर्टेंट खबर है। इम्पॉर्टेंट ये है कि अगर इन्हीं सब चीज़ों का अगर जेपीजी फॉर्मेट या पीडीएफ चाहिए तो आपको करना क्या है, सिंपली टेलीग्राम पे जाना, देन वहाँ पे सर्च बॉक्स में टाइप करना बीजे एजुकेशन पीडीएफ, वहाँ आपको इसका पीडीएफ मिलेगा और इसको एज ए टीज रीड कर सकते हैं और या तो प्रिंट आउट करा सकते हैं। ठीक है, और ये मेरे हैंड रिटन नोट्स है तो और भी अच्छा लगेगा प्रिंट आउट कराना है। ठीक है दोस्तों, तो हम बिना किसी देरी के हम थर्ड आर्टिकल की ओर बढ़ते हैं, क्योंकि हमारे पास आज आर्टिकल है ज़्यादा, इसलिए हम जल्दी जल्दी कवर करना चाहते हैं ताकि वीडियो एक लिमिट में बने और वीडियो बड़ा ना हो, ताकि करंट अफेयर्स पढ़ने में आप लोगों को कोई दिक्कत ना हो, सब चीज़ों का एक ही जगह पे समावेशन मिलता है। नाउ वी डिस्कस आवर थर्ड आर्टिकल। तो हमारा तीसरा आर्टिकल स्वावलंबी स्कीम के बारे में, बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल, स्वावलंबी योजना। स्वावलंबी योजना सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा एक चलाया योजना है, केंद्र सरकार द्वारा। ये महिला उद्यमिता कार्यक्रम को बढ़ावा देता है कि महिलाओं का जो रोजगार है उसको बढ़ावा देता है स्वावलंबी योजना। तो खबर में हमारे पास है कि स्वावलंबी योजना एक महिला केंद्रित उद्यमिता कार्य है जो कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय के अंतर्गत, अगेन इम्पॉर्टेंट बात यह है कि किस मिनिस्ट्री के अंतर्गत आता है, मिनिस्ट्री ऑफ ये रहा मंत्रालय के अंतर्गत, उद्यमिता मंत्रालय के अंतर्गत आते हैं। मंत्रालय याद रखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। तो अंतर्गत संचालित होता है। इसका उद्देश्य है युवा छात्रों को अपना उद्यम, छात्रों नहीं छात्राओं, सॉरी छात्राओं को, मतलब ये गर्ल्स के बारे में बात हो रही है। ठीक है, उद्यम शुरू करने के लिए सशक्त बनाना, सरकार उसको हेल्प करेगी छात्राओं को कि वो पढ़ाई के साथ साथ ही युवा पढ़ाई करने वाली छात्राओं के अपना एंटरप्रेन्योर बना सके, वो कुछ भी स्टार्टअप स्टार्ट कर सके, वही स्वावलंबी योजना का मोटो है। तो हम देखते हैं अबाउट स्वावलंबी स्कीम के बारे में। तो ये है महिला श्रम बाल भागीदारी दर, मतलब कम होगा अगर स्वावलंबी योजना आता है तो महिला श्रम बाल भागीदारी दर कम होगा। उद्यमिता जो स्टार्टअप वो लैंगिक अंतर जो मौजूद है उसमें कम होगा। मतलब माना जाता है पेट्रियाटिक सोसाइटी में कि यहाँ पे सिर्फ मर्द ही बाहर जाके काम कर सकते हैं, औरत तो घर की काम के लिए बने हैं। बट अगेन सरकार हमारी कहती है कि नहीं, लैंगिक अंतर जो है काम को लेके, काम करने को लेके, एंटरप्रेन्योर को लेके, स्टार्टअप को लेके, बिजनेस को लेके, वो जो लैंगिक अंतर है कि हाँ ये एक मिथ है कि लड़के ही सिर्फ कर सकते हैं, तो उसको उस अंतर को मौजूद जो है उसको ख़त्म करने के लिए ये स्वावलंबी स्कीम बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो महिलाओं के लिए वित्त और नेटवर्क की सीमित पहुँच है, इन सभी समस्याओं को दूर करने के लिए सरकार ने स्वावलंबी योजना शुरू किया हुआ है। आई होप कि ऑल आर्टिकल आर क्लियर। तो हमारे पास आज इतना ही आर्टिकल है, तो आई होप कि बहुत कुछ समझ में आया होगा। अगर कोई भी डाउट हो तो मैं कमेंट सेक्शन में पूछिए, आई विल क्लियर योर डाउट। तो आज के लिए इतना ही, तो उसके बाद बाय बाय एंड जय हिंद।